कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार सभी को। मैं संजीव शर्मा काव्या क्लासेस गुना के लाइव प्लेटफॉर्म से। सभी लोग जुड़ें जल्दी से। आज हम लोग आपके लिए भारत का सामान्य परिचय जो हम बात कर रहे थे उसका दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय इसका आज दूसरा पार्ट है। इसमें कुछ जो बची हुई चीज़ें हैं उनको हम करेंगे। जुड़ें सभी लोग जिससे कि क्लास प्रारंभ की जा सके आपकी। देखिए, हम लोगों के द्वारा जो बात की गई थी, हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की उत्तरी सीमा से लगे देश एवं सीमा रेखाएं इनके बारे में बात करते हैं हम। प्रिंसी गुड इवनिंग, मीना भानु गुड इवनिंग। जुड़े सभी लोग। और बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। आप लोग एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी पर भी ध्यान दिया कीजिए। यदि थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो एमसीक्यूज का क्या लाभ होगा। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। गोपाल खरे गुड इवनिंग। सभी एक बार अपने दोस्तों को, मित्रों को क्लास को लाइव शेयर कर दीजिए। और हम आज इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे कि भारत का सामान्य परिचय जो है कि किस तरीके से हमारे भारत के संबंध में कुछ जानकारियां हैं। और इस आपके पार्ट से, भारत के सामान्य परिचय से, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आपकी ज्योग्राफी समझने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ये क्लास है आपके किसी भी एग्जाम से संबंधित, क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी जो है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी एग्जाम्स में आती है। चाहे वो पीएससी का हो, एसआई हो, या आपका वर्ग 1, 2, 3 कोई भी हो, सभी में ये चीज़ें आती हैं। तो आपको यहाँ से बहुत लाभ होगा। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत की उत्तरी सीमा से लगे देश एवं उनसे संबंधित सीमा रेखाएं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो है हमारा भारत है। और यदि हम इसकी सीमा रेखाओं से संबंधित बात करें, जैसे ये हमारा भारत है। प्रियंका धाकड़ गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार अपने दोस्तों को, मित्रों को क्लास को शेयर कर दें जिससे कि जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ें और पूरी क्लास देखना। आज का बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोग एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी को भी ध्यान से देखा कीजिए, तभी आपको एमसीक्यूज करने का भी अच्छा लगता है। हमने जैसे बात की थी कि आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान है। ये वाला जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान का है। ये ताजिकिस्तान है। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, सॉरी, ये आपका अफगानिस्तान वाला पार्ट है, ये ताजिकिस्तान है, ये आपकी चीन आ जाता है। आप लोगों को जानकारी होगी कि 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था। उस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा एकीकृत भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान।
एवं देशी रियासतें जितनी भी थी उनको ये ऑप्शन दिया गया था या विकल्प दिया गया था कि वो चाहें तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं, चाहें तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। हमारे स्वतंत्र भारत में उस समय पर 552 देशी रियासतें थीं। उन 552 देशी रियासतों में से 549 रियासतें आसानी से हमारे भारत संघ में सम्मिलित हो गई थीं। केवल 3 रियासतें थीं जिनके द्वारा कुछ समस्याएं खड़ी की गई थीं। पहली रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। उनके द्वारा, वहाँ के जो नवाब थे उनके द्वारा कहा गया कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। अब आप जानते हो कि यहाँ पर स्थित जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हो सकता था। तो उस समय पर हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया। दूसरी रियासत थी गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़ की जो जनता थी, आवाम था, वो हिंदू थी और वहाँ का जो नवाब था वो मुस्लिम थे। नवाब के द्वारा कहा गया कि हम पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, लेकिन भारत ने उस स्थान पर जनमत संग्रह, पब्लिक रेफरेंडम कराया और जूनागढ़ के द्वारा भारत में सम्मिलित होने के लिए जनमत दिया। तीसरी रियासत थी कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा कहा गया कि न हम भारत में सम्मिलित होंगे और न ही पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। भारत के द्वारा उनकी इस भावना का सम्मान किया गया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कबीलाई, जो इस क्षेत्र में रहने वाली जो कबीलाई लोग हैं, उनके साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया। जम्मू कश्मीर पर इनके द्वारा जो आक्रमण किया गया, जम्मू कश्मीर पर इनके द्वारा जो आक्रमण किया गया, उस आक्रमण के द्वारा हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। अधिकार क्या? इस क्षेत्र में जैसे आपको पता होगा कि यहां पर कारगिल, ये वाला जो क्षेत्र है ये कारगिल है, ये कारगिल तक आ गए थे। उसी समय राजा हरि सिंह के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की गई एवं भारत सरकार से पाकिस्तान के विरुद्ध सहायता मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार जम्मू कश्मीर रियासत हमारे भारत में सम्मिलित हुई। लेकिन उसी समय पर यह मामला या ये मुद्दा जो है वो चला गया यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा की गई एवं यूएनओ में जाने की वजह से भारत सैनिक कार्रवाई नहीं कर पाया और विधिक रूप से पाक अधिकृत कश्मीर हमारे भारत का क्षेत्र होने के बाद भी इस पर अधिकार किसका है? पाकिस्तान का। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका वो कौन सा है? पाक अधिकृत कश्मीर। ये वाला जो क्षेत्र है वो है पाक अधिकृत कश्मीर। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है, 1962 में चीन के द्वारा हमारे ऊपर हमला किया गया और चीन के द्वारा हमारे इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया और इसे कहा गया अक्साई चिन। अक्साई चिन कहा गया इस क्षेत्र को। चीन के द्वारा ये वाला जो क्षेत्र है 1963 में इस क्षेत्र को चीन को दे दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। गौरव मांडलिया, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हम भारत के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ये वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को दे दिया। और अभी वर्तमान में आपको जानकारी होगी कि हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें कि सियाचिन ग्लेशियर क्या है। सियाचिन ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य एक विवादित हिमनद है। विवादित हिमनद है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि यहाँ का जो तापमान है वो -50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
तापमान ये रहता है। और इससे संबंधित यदि बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है ये, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है ये, युद्ध का मैदान फील्ड है। और यहां से सियाचिन ग्लेशियर से एक ऑपरेशन संबंधित है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। इससे संबंधित एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो है पाक सेना को भारत द्वारा सियाचिन से निकालने हेतु ये ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। तो इस तरीके से ये जो बात थी हमारी, ये सियाचिन ग्लेशियर की है, ये अक्साई चिन वाला क्षेत्र है आपका, और ये पाक अधिकृत कश्मीर है। अब यहीं पर हम बात करें, देखो तो पाकिस्तान के साथ हमारी ये जो सीमा लगती है, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो इस समय पर आपको पता है कि ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, हम दूसरे पेज पे बात कर लेते हैं इसकी, जैसे कि ये हमारा भारत है, हमारे भारत में जैसे हमने बात की अभी कि ये वाला जो क्षेत्र है वो पाक अधिकृत कश्मीर है, ये वाला जो क्षेत्र है ये अक्साई चिन है। ये क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। संजय जगदीश सिंह, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक कह रहे हैं आप। पाक अधिकृत कश्मीर है और ये वाला जो क्षेत्र है वो अक्साई चिन है, अक्साई चिन। यहां पर ध्यान देना कि 1947 में जब हमारे भारत को आजाद या स्वतंत्र किया गया था, उस समय पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विभाजन हुआ। तो आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र था ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो पूरी तरीके से किसमें चला गया? पाकिस्तान में। ये वाला जो हमारा क्षेत्र है ये पंजाब का क्षेत्र था, जिसमें से पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब हमारे पास आ गया। तो हमने इसका विभाजन किया। इधर जो है बंबई प्रांत से संबंधित सिंध प्रांत था, जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। यह भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो यह भी पाकिस्तान में चला गया। इधर वाला जो क्षेत्र है आपको पता है कि यह पूर्वी बंगाल था, यह पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है। यह पूर्वी बंगाल मतलब बंगाल के भी हमने दो पार्ट किए गए। रानी सोनी गुड इवनिंग। हमने बंगाल के भी दो पार्ट किए गए, जिसमें से पश्चिमी बंगाल हमारे पास आ गया जो हिंदू बहुल क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। उस समय पर हमारी कुछ सीमा रेखाएं बनाई गई जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। पहली सीमा रेखा जो बनाई गई कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य ये जो विभाजन हुआ है, उस सीमा रेखा को किस तरीके से खींचा जाए, मेरी पिछली क्लास देखना, उसमें ये सीमा रेखाएं मैंने पढ़ाई हैं आपको। 1947 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, और रेडक्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा खींची गई, और इस सीमा को कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा। इसी तरीके से अफगानिस्तान एवं भारत के मध्य 1894 में एक सीमा खींची गई थी जिसको कहा जाता है डूरंड रेखा। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम है मार्टिमर डूरंड, उनके द्वारा इसे खींचा गया था। इसी तरीके से चीन के साथ 1914 में एक सीमा खींची गई जिससे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा ये जो हमारा नेफा वाला क्षेत्र है, नेफा वाला मतलब जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, इस क्षेत्र में ये सीमा रेखा खींची गई। लेकिन यहां से एक चीज और निकल करके आती है कि ये जो लाइन है जो पाक अधिकृत कश्मीर के बीच और हमारे भारत के बीच में स्थित है, इसको कहा जाता है LOC, अर्थात लाइन ऑफ
कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, या इसी को कहा जाता है नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा कहा जाता है इसे, ठीक है। इसी तरीके से हमारी चीन के साथ ये अक्साई चिन्ह वाला जो क्षेत्र है, यहां पर भी एक सीमा रेखा है और इसे कहा जाता है LAC, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा ये है आपकी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि LAC निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो LAC जो स्थित है वो भारत और चीन के मध्य स्थित है, जबकि LOC किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो LOC भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये बातें निकल करके आती हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। चंद्रवाल कश्यप, वेरी गुड इवनिंग। यदि और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के संबंध में भूमध्य रेखा की क्या स्थिति है, और भारत के संबंध में कर्क रेखा की क्या स्थिति है। कर्क रेखा और भारत के संबंध में मानक समय रेखा कौन सी है भारत की। इन तीनों के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बारे में यदि बात की जाए तो आप देखेंगे कि जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। आपको पता है कि यहां पर ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के नीचे से यहां से हमारी भूमध्य रेखा गुजर कर जाती है। ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसी को हम इक्वेटर भी कहते हैं। दीपक शर्मा ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। शिमला समझौते 1972 से किया गया। नहीं, LOC का निर्धारण शिमला समझौते से नहीं किया गया है। LOC का जो निर्धारण है वो 1948 में, जब हमारा कश्मीर का मुद्दा UNO में गया था। माउंट बेटन की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर के UNO में गए थे। उसी UNO में ठीक कह रहे हैं, भूमध्य रेखा से ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये है हमारा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को ही हम कुमारी अंतरीप या केप कैमोरिन भी कहते हैं। और यहां से हमारे भारत की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। 76 किलोमीटर। तो यहां आप लिख भी सकते हो कि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। या आप कह सकते हो कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। अर्थात कन्याकुमारी या केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप की जो दूरी है भूमध्य रेखा से, वो 876 किलोमीटर है। और भारत के समीप होने की वजह से ही हमारा जो भारत है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, और भूमध्य रेखा हमारे भारत की मानसूनी जो वर्षा है उसे भी प्रभावित या नियंत्रित करती है। ठीक है,
तो ये बात हो गई हमारी भूमध्य रेखा की। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो हमारा काव्या क्लासेस का जो टेलीग्राम है, यदि आप उसे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा की क्या स्थिति है हमारे भारत के संबंध में? तो देखिए, जैसे यदि भारत के संबंध में हम कर्क रेखा की स्थिति देखें तो आप जानते ही हो कि कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के कुछ राज्यों से गुजरती है, जैसे ये जो है आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये है आपकी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से लगभग 2 भागों में बांटती है। अजय सिंह धाकड़, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत को मध्य से 2 बराबर भागों में बांटती है और यह भारत के 8 भागों से 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को मध्य से लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है एवं यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन से हैं देखो, तो जैसे पहला जो है आपका वो है गुजरात, इधर दूसरा आ जाता है आपका राजस्थान, तीसरा आ जाता है मध्य प्रदेश, चौथा आ जाता है छत्तीसगढ़, पांचवा आ जाता है आपका झारखंड, सातवां आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, छठवां, सातवां आ जाता है आपका त्रिपुरा और 8वां आ जाता है आपका मिजोरम। तो इस तरीके से ये 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आप 8 राज्यों के यहां नाम लिखना चाहो तो जैसे पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है, 8वां है आपका मिजोरम। तो इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। यहां पर कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे छोटे स्तर पर तो यही सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय रेखा है? तो वो है आपकी 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। दूसरा यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये इस तरीके से इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दूं, ऐसे हम आगे आपकी भारत की जब जलवायु पढ़ेंगे तो उस समय बात भी करेंगे कि 21 जून ऐसे सामान्यतः आपको पता होगा कि हमारे नीचे से जैसे ये भूमध्य रेखा गुजरती है तो भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और 21 जून के आसपास उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उस समय पर भूमध्य रेखा से सूर्य जो है किधर चलने लगता है, उत्तर की ओर, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और यही हमारे भारत में मानसूनी वर्षा को आकर्षित करने का कारण है, क्योंकि यहां पास में क्या है, थार का मरुस्थल, जिसकी वजह से यहां निम्न दबाव का केंद्र बनता है, और निम्न दबाव का केंद्र बनने की वजह से यहां हिंद महासागर से पवनें इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करके कर्क रेखा की तरफ चलने लगती हैं। यही हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून का कारण बनती है। हालांकि हम भारत की जलवायु में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे भारत के संबंध में एक कर्क रेखा की स्थिति है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत के संबंध में। अगली जो बात करते हैं हम वो करते हैं मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा है, उसकी क्या स्थिति है। भारत की मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, जैसे कि ये हमारा जो है वो भारत है, और भारत से जो मानक समय रेखा है ये कैसे गुजरती है, तो हमारे भारत में हम जो मानक समय रेखा मानते हैं वो मानते हैं आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारत की मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं, और इसे आप कह सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसका जो निर्धारण किया गया है, देखो इसका निर्धारण उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, और उस स्थान का जो नाम है वो है नैनी मिर्जापुर जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये नैनी को हमारे मानक समय रेखा के लिए भारत के मध्य का बिंदु माना गया है, और पूरे हमारे भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो नैनी के समय के अनुसार ही होता है। यद्यपि हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जैसे आप अमेरिका में जाओ, कनाडा है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पर कई मानक समय रेखाएं हैं, विभिन्न भागों की अपनी अलग अलग मानक समय रेखाएं हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 4:30 बजे के आसपास होता है, जबकि यदि हम इस क्षेत्र में, हमारे वाले क्षेत्र में आए तो यहां पर जो सूर्योदय है वो लगभग 6 बजे के आसपास होता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई मानक समय रेखाएं होनी चाहिए, लेकिन हमारे वर्तमान में जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा को माना गया है।
ये मानक समय रेखा भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। और 5 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य जो हैं हमारे, वो पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़। चौथा है आपका ओडिशा। और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से इससे संबंधित कुछ बातें हैं। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपके। और भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान से निर्धारित होता है? तो वो है आपका नैनी, जो मिर्जापुर तहसील में पड़ता है, इलाहाबाद जिले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। तो इस तरीके से ये भारत की मानक समय रेखा के संबंध में कुछ बातें थी। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां से हम थोड़ी सी बात करें, दीपक शर्मा जी, शिमला समझौते के अंतर्गत इसे वैलिडिटी दी गई थी। इसका निर्धारण जो है वो 1948 में ही हो गया था। वहां पर तो सिर्फ इसको एक ऑफिशियल रूप से मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है। और ऐसे भी आपको पता होगा 1971 से पहले इसकी बात की गई थी सिर्फ शिमला समझौते में। 1965 में भी हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें ताशकंद समझौता हुआ था। तो यदि हम लोग ऐसे बात करें, तथ्य की बात करें, तथ्यात्मक, तो 1971 तक हमें जाने की जरूरत नहीं थी। ये अगर होना था, अगर उससे पहले, तो 1965 में ताशकंद समझौते में भी हो सकता था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा, तो भारत की समुद्री सीमा क्या है? इसके अंतर्गत जो हम बात करेंगे, वो पहली बात करेंगे प्रादेशिक जल सीमा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा ये क्या है? और दूसरा है संलग्न क्षेत्रमंडल। और तीसरा है इसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और चौथा है उच्च सागर। इस संबंध में यदि हम बात करें, जैसे कि हमारा ये भारत है, यदि हम भारत के समुद्री जल सीमा की संबंध में बात करें, तो देखिए ये हमारे भारत की तट रेखा है। ये वाला जो क्षेत्र है भारत की तट रेखा है। तट रेखा से यदि हम 12 नॉटिकल माइल्स की बात करें, तो ये होती है हमारी प्रादेशिक जल सीमा। मोना शिव हरे, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका काव्या क्लासेस गुना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मैं संजीव शर्मा। दूसरी यदि हम बात करें
तो दूसरा हमारा आता है संलग्न क्षेत्रमंडल, और तीसरी यदि हम बात करें तो ये आता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और इसके बाद का जितना भी समुद्री क्षेत्र है वो आता है उच्च सागर में। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। देखो, भारत की तट रेखा से ये 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। यदि तट रेखा से 24 नॉटिकल मील, तट रेखा से 24 नॉटिकल मील या प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील, यहां से यदि देखें तो ये 12 नॉटिकल मील आप और चले जाओ, टोटल कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र मंडल कहलाता है। इसी तरीके से यहां से तटरेखा से यदि हम 200 नॉटिकल माइल्स आए, 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये जो क्षेत्र है आपका ये कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और इसके पश्चात का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उच्च सागर। इसको आप समझें अच्छी तरीके से, ये हमारे भारत के ही संबंध में नहीं है, ये समस्त विश्व जहां पर भी जिसकी तट रेखा के समीप महासागर या सागरीय क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में यही वर्गीकरण किया गया है। और 1 नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर। हम यदि एक एक की यहां से बात करें, प्रादेशिक जल सीमा अर्थात भारत की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है प्रादेशिक जल सीमा। और इस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग भारत किसी भी प्रकार से कर सकता है। अगला है आपका संलग्न क्षेत्र मंडल, जो भारत की तट रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, या प्रादेशिक जल सीमा से बात करें तो ये 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में भारत को समस्त राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, सीमा शुल्क के अधिकार प्राप्त होते हैं और प्रदूषण नियंत्रण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में भारत राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है या प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्य भी इस क्षेत्र में वो करता है। अगला है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या हम इसको EEZ भी कहते हैं। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इसको कहा जाता है। यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये भारत की तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, या संलग्न क्षेत्र मंडल से बात करें यहां से तो यहां से ये 176 किलोमीटर नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। नॉटिकल मील का मतलब है कि समुद्री या सागरीय क्षेत्रों में जो दूरी नापने की इकाई है वो है नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील में होता है 1.85 किलोमीटर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं यदि हम उनकी बात करें तो जैसे कि भारत इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है, समुद्री जीवों का सर्वेक्षण एवं दोहन कर सकता है। अगला जो है कि इस क्षेत्र में भारत वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकता है। तो ये हो जाता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसके पश्चात जो 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है उच्च सागर, और सभी देशों को यहां समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी कुछ समय पहले की बात है, आपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताता हूं कि चीन और ताइवान का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जो तनातनी उनके मध्य में चल रही थी, तो उस समय पर ताइवान का जो सपोर्ट किया था वो किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा। और जब ऐसा लगने लगा कि चीन ताइवान पर किसी भी समय हमला कर सकता है, तो उस समय पर अमेरिका के
युद्धपोत या वॉरशिप इसी दक्षिणी चीन सागर में आकर के रुके थे। लेकिन दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र में? चीन की तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील से बाहर का क्षेत्र, अर्थात उच्च सागर। हमारे भारत के बाहर 200 नॉटिकल मील से आगे के क्षेत्र में यदि कोई आकर के रुकता है, किसी भी तरह की गतिविधियां करता है, तो हम उसके लिए कोई विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? उच्च सागर है और समस्त देशों को यहां समस्त सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम यदि एक एक की बात करें, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा अर्थात तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। और इस क्षेत्र में भारत को समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा हमारा क्षेत्र निकल करके आता है संलग्न क्षेत्र मंडल। संलग्न क्षेत्र मंडल की यदि हम बात करें तो तटरेखा से 24 नॉटिकल मील तथा प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र मंडल कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत को समस्त राजकोषीय अधिकार सीमा शुल्क संबंधी अधिकार प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत को समस्त राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं, सीमा शुल्क संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या इसी को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
अनन्य आर्थिक क्षेत्र या इसी क्षेत्र को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अर्थात EEZ। यदि हम इस क्षेत्र की बात करें तो तटरेखा से 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील एवं संलग्न क्षेत्रमंडल से 176 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्षेत्र होता है ये। और इस क्षेत्र में भारत को खनिज संपदा संबंधी अधिकार। दूसरा है समुद्री जीवों का सर्वेक्षण एवं दोहन वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि अगर खनिज संपदा संबंधी बात करें तो किसी भी देश के द्वारा अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक के तटरेखा से 200 किलोमीटर नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में खनिज संसाधनों का दोहन करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बॉम्बे हाई, जहां से भारत का अभी वर्तमान तक सर्वाधिक खनिज तेल निकाला जाता है, ये भारत की तटरेखा से लगभग 176 किलोमीटर समुद्र के अंतर्गत जाकर के है, लेकिन ये कितने मील से कम है? 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत है। यदि हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान, तो आपने देखा होगा कि हमारी मिसाइल्स वगैरह के जो परीक्षण किए जाते हैं वो इसी 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च सागर। उच्च सागर का मतलब है कि 200 तटरेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद का सागरीय क्षेत्र क्या कहलाता है? उच्च सागर। यहां सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। इनसे संबंधित हमारे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे भी गए हैं
आप लोगों को जानकारी भी होगी। तो इस तरीके से ये हमारे भारत की जो थी वो समुद्री सीमाएं थीं, जिसके अंतर्गत हमने बात की प्रादेशिक जल सीमा, जो तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। दूसरी है हमारी संलग्न क्षेत्र मंडल, जो तटरेखा से 24 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र होता है। तीसरा है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। और उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है उच्च सागर, जिसमें सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है आपका भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। भारत के द्वीप द्वीप एवं द्वीप समूह। द्वीप समूह, भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। भारत के द्वीप एवं द्वीप समूहों की यदि हम बात करें तो आप लोगों को जानकारी होगी कि ये हमारा जो है भारतीय क्षेत्र है। ये हमारा भारत है। तो भारत से संबंधित हमारे द्वीप एवं द्वीप समूह कौन कौन से हैं, यदि हम इनकी बात करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये द्वीप एवं द्वीप समूह बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनसे संबंधित यदि किसी स्टूडेंट की, विद्यार्थी की यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी जो भी डाउट होगा उसे समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ से यदि हम बात करें तो हमारे द्वीप एवं द्वीप समूह, आपको पता है देखो कि यहाँ पर जो है ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये अजंता की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है और इस नदी को कहा जाता है नर्मदा नदी। एक हमारी नदी ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है। इसी तरीके से एक हमारी नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा एवं अजंता पहाड़ियों के मध्य, इसे कहा जाता है ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां इस स्थान पर, एक जो नदी है ये बड़ौच के निकट, ये सूरत के निकट अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, अरब सागर में, या इसे ही कह सकते हो आप खंबात की खाड़ी। यहां पर हमारे दो द्वीप स्थित हैं, द्वीप स्थित हैं। एक का नाम है आलिया बेट, आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप, और इसका नाम है खादिया बेट, खादिया बेट द्वीप। तो ये दोनों जो हैं वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित हैं, अर्थात गुजरात में स्थित हैं। इसी तरीके से एक जो हमारा द्वीप है वो द्वीप है आपका सालसेट द्वीप, इसका नाम है सालसेट, सालसेट द्वीप। इसी तरीके से यहां पर जो एक द्वीप स्थित है कोच्चि, कोच्चि शहर आपने सुना होगा केरल का, यहां पर एक द्वीप स्थित है और इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप, ये है। इसी तरीके से एक हमारा द्वीप यहां पर स्थित है और इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। इसी तरीके से एक जो द्वीप है वो यहाँ उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, और इस द्वीप को जो कहा जाता है वो कहा जाता है व्हीलर,
आइलैंड या व्हीलर द्वीप, वर्तमान में इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसी तरीके से एक यहाँ आपको पता है कि इधर से हमारी गंगा नदी आती है और गंगा नदी से बंगाल में एक शाखा अलग होती है जिसे कहा जाता है हुगली नदी, और हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है यहाँ पर, और इस द्वीप को कहा जाता है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। इसी तरीके से यहां आपको पता है कि इधर से गंगा नदी आती है और इधर एक नदी आती है जिसको हम तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। ये नामचा बारवा पर्वत के पास एक महाखंड का निर्माण करती है और प्रवेश करती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, और जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है यमुना। और इधर से एक नदी आती है गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। इनकी संयुक्त धारा को, और ये दोनों यहाँ पर इनमें एक नदी यहाँ से आकर के मिलती है जिसका नाम है बराक नदी या सूरमा नदी, और इन दोनों की संयुक्त धारा को फिर कहा जाता है मेघना। और मेघना नदी यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है और इस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और यहीं पर एक द्वीप स्थित है और इस द्वीप का जो नाम है वो है न्यू मूरे आइलैंड, न्यू मूरे द्वीप। इसी तरीके से यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में एक द्वीप का निर्माण किया जाता है और इस द्वीप को कहा जाता है माजुली द्वीप। इस द्वीप को कहा जाता है माजुली द्वीप। तो ये हमारे भारत के कुछ द्वीप हैं। इसके पश्चात आपको पता है कि यहाँ पर एक द्वीप समूह है, यहाँ पर एक द्वीप समूह है, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसी तरीके से यहाँ पर एक द्वीप समूह है, इसे कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारी जानकारी है, हम इसका अलग से अध्ययन करेंगे, अलग से मतलब अभी करेंगे, लेकिन पहले हम इन आइलैंड की बात करते हैं जो ये छोटे छोटे से हैं। जैसे आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप जो हैं, इनकी एक ही विशेषता है कि ये दोनों ही नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित हैं। और किस राज्य में स्थित हैं? तो गुजरात में। सालसेट द्वीप की विशेषता है कि मुंबई शहर इसी द्वीप पर स्थित है, मुंबई शहर इसी द्वीप पर स्थित है। और इसी द्वीप पर आपको पता होगा भारत का आधुनिकतम बंदरगाह, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावा सोवा बंदरगाह भी कहते हैं, वो भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप केरल में स्थित है और कोच्चि शहर का भाग है ये वेलिंगटन द्वीप। इसी के पास आपको पता होगा केरल में वेम्बनाड झील स्थित है, वेम्बनाड झील। और इसी के समीप केरल की जीवन धारा कही जाने वाली पेरियार नदी आकर के अपना जल विसर्जित करती है। तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट आपको पता है कि यहीं पर जो है आपकी श्रीलंका स्थित है और श्रीलंका को जोड़ने वाला ये आदम का पुल, ये आदम का पुल है और इसी आदम के पुल पर एक द्वीप स्थित है और इस द्वीप को कहा जाता है पंबन, पंबन द्वीप कहा जाता है इसे। और पंबन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है या सीमा बनाता है। यह आदम के पुल या एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भाग है और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम इसी पंबन द्वीप पर स्थित है। तो ये हमारी बात निकल के आती है यहाँ से। अगली अगर हम बात करें तो वो है आपका श्रीहरिकोटा, ये भी एक आइलैंड है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है ये।
और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रक्षेपण केंद्र है। अर्थात जितने भी सैटेलाइट ऊपर भेजे जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से ही भेजे जाते हैं। जैसे आपने SLV का नाम सुना होगा, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, PSLV का नाम सुना होगा, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, GSLV का नाम सुना होगा, जियो स्टेशनरी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स। तो इनके द्वारा जितने भी सैटेलाइट भेजे गए हैं वो कहाँ से? श्रीहरिकोटा से भेजे गए हैं। और इसका केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र। वो कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा आता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। और व्हीलर द्वीप भारतीय मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जितनी भी भारतीय मिसाइलों का समुद्री परीक्षण किया जाता है तो वो व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है। जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ पर जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, नाग है, पिनाका है, ये सारी जो जितनी भी मिसाइलें हैं इनका परीक्षण कहाँ से किया जाता है या किया गया है? तो वो आपका व्हीलर द्वीप से किया गया है। उड़ीसा में एक नदी का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है ये। अगला है आपका गंगा सागर द्वीप। तो गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और हिंदुओं का प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थल भी है। अगला है आपका न्यू मुरे द्वीप। तो न्यू मुरे द्वीप कहां पर स्थित है? न्यू मुरे द्वीप जो है वो स्थित है आपके सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में। और भारत एवं बांग्लादेश के मध्य ये विवाद का कारण भी रहा है, लेकिन वर्तमान में यह द्वीप जलमग्न हो चुका है, इसलिए विवाद भी समाप्त हो गया। अगला है आपका माजुली द्वीप। तो पहली बात, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और हाल ही में असम सरकार के द्वारा इसे 35वां जिला घोषित किया गया है, जो भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला है। तो इन द्वीपों से संबंधित ये बातें हैं। हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की अलग से अभी बात करेंगे। तो इनमें आप थोड़ी सी बात अगर लिखना चाहें तो देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा निकल करके आता है, जैसे पहला है हमारा आलिया बेट। आलिया बेट दूसरा है खादिया बेट। खादिया बेट, ये दोनों द्वीप हैं। और ये दोनों जो द्वीप हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो गुजरात में, गुजरात। और इनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता है इनकी कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। मुहाने पर स्थित हैं। अगला जो है आपका वो निकल के आता है थालसेट द्वीप। थालसेट द्वीप, थालसेट जो द्वीप है मुंबई शहर इसी द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा यहीं पर अगर आप एक और चीज देखना चाहें तो आपने एलिफेंटा द्वीप का नाम सुना होगा। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप, जैसे आपने गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पर आपको पता होगा माहिम क्रीक जा रहा है। तो माहिम क्रीक के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है।
तो यहीं पर आप देखना चाहें तो दूसरा है आपका एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप ये गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, और ये कहां पर है? मुंबई में। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला जो यहां से निकल के आता है वो है आपका वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन जो द्वीप है केरल, केरल के कोच्चि, कोच्चि शहर का भाग है। कोच्चि शहर का भाग है। वेलिंगटन द्वीप कहां पर है? मीना भानु, हाँ, एलिफेंटा द्वीप, ठीक कह रहे हैं आप। आज बहुत लेट हो गए आप। नेक्स्ट यदि हम बात करें एलिफेंटा द्वीप के अलावा तो वो आता है आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप श्रीलंका, श्रीलंका एवं भारत के मध्य स्थित है। भारत के मध्य स्थित है, स्थित है। श्रीलंका एवं भारत के मध्य स्थित है। और एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज या इसी को आदम का पुल भी कहते हैं, एडम्स ब्रिज या राम सेतु, राम सेतु का भाग है। राम सेतु का भाग है। और तीसरी विशेषता है इसकी कि इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम स्थित है। इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। नेक्स्ट द्वीप आपका निकल के आता है वो है आपका श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा की जो विशेषता है कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। नेल्लोर जिले में स्थित है। दूसरा यहां की विशेषता है कि इसरो, इसरो का उपग्रह, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, प्रक्षेपण केंद्र यहां स्थित है। यहां स्थित है, ठीक है। और जो प्रक्षेपण केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष, अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, अच्छा आप पहले से ही हैं, मेरे को नजर नहीं आई आप, चलो खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगली बात करते हैं व्हीलर, व्हीलर द्वीप, या इसी को वर्तमान में
अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है इसे। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि भारतीय मिसाइलों का परीक्षण मिसाइलों का परीक्षण यहां से किया जाता है। यहां से किया जाता है या जाता है। अगली इसकी जो विशेषता है वो है ओडिशा। ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो आता है आपका गंगा सागर द्वीप। और गंगा सागर जो द्वीप है वो है आपका ये जो द्वीप है हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल में स्थित। और इसकी विशेषता है हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। आपको जानकारी होगी कि गंगा सागर जो है वहां पर हमारे भारत के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। क्या? तो इस तरीके से ये गंगा सागर द्वीप है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है आपका न्यू मूरे द्वीप या न्यू मूरे आइलैंड। ये सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित दूसरी विशेषता है भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण। और अगली बात है कि वर्तमान में जलमग्न हो चुका है। अर्थात वर्तमान में ये बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। तो इस तरीके से ये न्यू मूरे द्वीप है। और न्यू मूरे द्वीप कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित। न्यू मूरे द्वीप, व्हीलर आइलैंड, श्रीहरिकोटा, वेलिंगटन द्वीप, सालसेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, माजुली द्वीप, इनसे संबंधित बहुत सी बार विभिन्न एग्जाम्स में, भारत के विभिन्न एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की जो विशेषता है वो ये है कि असम में ब्रह्मपुत्र
नदी द्वारा बनाया जाता है, बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? मीना भानु जी, आप कमेंट स्पष्ट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। और दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है कि हाल ही में असम सरकार द्वारा 35वां जिला घोषित किया गया है। इसे घोषित। अगली है विशेषता इसकी कि भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला है ये। तो हमने ये भारत के ठीक कह रहे हैं आप मीना भानु जी, 2004 में ये जलमग्न हुआ है। तो इस तरीके से ये माजुली द्वीप की कुछ विशेषताएं हैं और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द्वीप समूह की। पहले तो आप यहां पर एक चीज और देखिए कि द्वीप क्या होते हैं। तो ऐसे भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं द्वीप कहलाते हैं। अर्थात चारों ओर जल से घिरे हुए भूभागों को द्वीप कहा जाता है। क्या? हाँ कृष्णपाल अहिरवार जी, अब हम उसी पर आ रहे हैं। मैं आपको पूरा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो बड़े ही डिटेल में समझाने वाला हूं। और शायद आपने वो चीजें उतने डिटेल में शायद नहीं पढ़ा होगा, हालांकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी इसमें, लेकिन मैं बड़े डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। एक बार आप सभी लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर दीजिए। मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को आपको समझाने वाला हूं, आप देखिएगा। हम बात करते हैं अब, जैसे हम द्वीपों की बात करें, हम द्वीप समूह से पहले द्वीपों की बात करेंगे कि द्वीप जो क्या होते हैं। तो चारों ओर जल से घिरे भूभाग, भूभाग क्या कहलाते हैं? द्वीप कहलाते हैं। अर्थात ऐसे भूभाग जो चारों ओर जल से घिरे होते हैं, द्वीप कहलाते हैं। यदि हम बात करें कि भारत में टोटल कितने द्वीप हैं, तो भारत के टोटल द्वीपों की संख्या की यदि बात करें तो ये जो भारत के टोटल द्वीप हैं ये हैं 247 द्वीप। और इन 247 को जो हम विभाजित करते हैं तो एक करते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और
इसके अंतर्गत जो द्वीपों की संख्या है वो है आपकी 204। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वो है 204। और यदि लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप समूह जो है इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो है आपकी 43। तो इस तरीके से ये हमारे, अर्थात ऐसे भी कह सकते हो कि अरब सागर में जो स्थित द्वीपों की संख्या है वो 43 और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की संख्या है 204। अब पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। थोड़ी सी यहां पर एक चीज देख लीजिए आप, मैं आपको इसकी अवस्थिति यहां पर समझाता हूं, उसके बाद हम इसको पूरा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि ये जो है ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो भारत के मालाबार तट के समीप अर्थात अरब सागर में ये जो समूह स्थित है, ये जो समूह स्थित है वो कहलाता है लक्षद्वीप। और इसी तरीके से इधर बंगाल की खाड़ी में यहां पर आपको पता है एक द्वीप स्थित है कोको द्वीप, और उसके पश्चात हमारा ये लैंडफॉल द्वीप, अर्थात ये जो पार्ट है हमारा ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह है। और ये जो है हमारा वो है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो पहले आप इनकी अवस्थिति देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको पूरे डिटेल में इसका पोस्टमार्टम करके हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा है और किस तरीके से हमारा लक्षद्वीप समूह है। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें, और वो है आपका अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखो, अब इसको डिटेल में समझना आप, कि जैसे हमने आपको उसकी मैंने अवस्थिति बता दी, अब हम उस पूरे को डिटेल में हम बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि यहां पर म्यांमार के आधिपत्य में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। उसके बाद हमारे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। जैसे सबसे पहला जो द्वीप है इसको कहा जाता है लैंडफॉल द्वीप। इसके नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसके नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है मध्य अंडमान। इसके नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है दक्षिणी अंडमान। इसके नीचे एक द्वीप है इसका नाम है लघु अंडमान। इसके नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार। इसके नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है लघु निकोबार। और इसके नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहां तक की स्थिति ठीक है सभी की। इसी तरीके से यहां पर मध्य अंडमान के पास में एक ये द्वीप स्थित है और एक जो द्वीप है ये स्थित है। यहां पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसे कहा जाता है कोको द्वीप, कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप किसके अधीन है? म्यांमार, म्यांमार के आधिपत्य में है ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसे कहा जाता है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल।
द्वीप नाम है इसका। दूसरा जो हमारा आता है ये वाला, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। ये जो है हमारा, इसका नाम है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। अगला जो है वो है हमारा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। ये वाला जो है इसको कहा जाता है लघु अंडमान। लघु अंडमान। अगला वाला जो है उसे कहा जाता है कार निकोबार। कार निकोबार। ये जो द्वीप है इस द्वीप को कहा जाता है लघु निकोबार। लघु निकोबार। और ये वाला जो द्वीप है इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। अब इनसे संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। देखो, जैसे ये वाला अभी आपने पूछा था, हमारा ये वाला जो द्वीप है इसे कहा जाता है बैरन द्वीप। इसको कहा जाता है बैरन द्वीप। और ये वाला जो द्वीप है इसको कहा जाता है, ये जो द्वीप है इसे कहा जाता है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप कहा जाता है। हम इनकी एक एक की यदि बात करें कि ये किस तरीके से है, तो उत्तरी अंडमान जो है यहां पर आपको जानकारी होगी कि यहां पर एक चोटी स्थित है। यहां पर एक चोटी स्थित है और इस चोटी का नाम है सैडल पीक। इसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 738 मीटर। 738 मीटर। और सैडल पीक जो है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 738 मीटर। ठीक है? ठीक कह रहे हैं आप। अगला जो है हमारा, यहां पर यदि हम एक बात और करें कि उत्तरी अंडमान पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है, इसी तरीके से ये जो आपका मध्य अंडमान है, इस मध्य अंडमान, पहली बात तो है कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? मध्य अंडमान। और इस मध्य अंडमान पर भी एक चोटी स्थित है और उस चोटी का, इसका नाम है माउंट डियोवेली। माउंट डियोवेली। डियोवेली। और इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान पर आपको जानकारी होगी कि इस दक्षिणी अंडमान पर मेरे को दिख ही नहीं रहा यहां से। दक्षिणी अंडमान जो है आपका, इस दक्षिणी अंडमान पर एक तो अंडमान निकोबार की राजधानी, राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये स्थित है। और दूसरा, यहीं पर आपको जानकारी होगी सेल्यूलर जेल भी स्थित है। सेल्यूलर जेल।
सेल्यूलर जेल भी यहीं पर स्थित है। जैसे आपको पता होगा कि अंग्रेजों के समय में काले पानी की जो सजा दी जाती थी, वो काले पानी की सजा दे करके इसी जेल में भेजा जाता था, सेल्यूलर जेल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। वर्तमान में ये बंद है। ठीक है। इसी तरीके से लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य एक पास स्थित है। यहां पर एक पास स्थित है और इस पास को कहा जाता है डंकन दर्रा। डंकन दर्रा कहा जाता है इसे। तो डंकन पास कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। दूसरी यहां पर एक और बात निकल के आती है कि ये वाला जो समूह है, देखो ये वाला जो समूह है इसको कहा जाता है निकोबार द्वीप समूह, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है अंडमान द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार को एक चैनल अलग करता है और इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। यह भी कहा जाता है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से कहां स्थित है? वीडी सावरकर को इसी जेल में काला पानी की सजा दी गई थी, जो 1909 में अनंत कानेर द्वारा पूना के मजिस्ट्रेट जैक्सन की जो हत्या की गई थी। तो पूना षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार करके और जो काले पानी की सजा दी गई थी, तो वीडी सावरकर को इसी स्थान पर रखा गया था। ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग क्या करता है? 10 डिग्री चैनल। और ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये 3 प्रश्न तो खूब पूछे जाते हैं। तो देखो, इससे संबंधित अभी हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है, और इसी स्थान पर पता होगा आपको कि यहीं पर जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये जो स्थित है कहां पर? ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसी ग्रेट निकोबार में एक चोटी भी स्थित है, और इस चोटी का नाम है माउंट थुलियर, या इसको कई जगह पर धुलियर भी कहा गया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 642 मीटर। यहां पर प्रश्न बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी सैडल पीक। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि निकोबार द्वीप समूह की ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट थुलियर या माउंट धुलियर, और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। तो यहां तक बातें समझ में आई। देखो, कोको द्वीप म्यांमार के अधीन स्थित है, और यहां पर कोको द्वीप एवं लैंडफॉल द्वीप के मध्य एक चैनल स्थित है, और इसको कहा जाता है कोको चैनल। कोको स्ट्रेट भी कहा जाता है इसे, कोको स्ट्रेट। यहां से प्रश्न बनता है कि भारत एवं म्यांमार को अलग करने वाली जल सीमा है, तो वो जल सीमा कौन सी है? कोको स्ट्रेट, जो किसको अलग करता है? कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, या कह सकते हो कोको द्वीप एवं लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है। दूसरी है कि लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। उत्तरी अंडमान पर सर्वोच्च चोटी स्थित है जिसका नाम है सैडल पीक। मध्य अंडमान पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट डेवोली 515 मीटर, और मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरी है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और यहीं पर सेल्यूलर जेल भी स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डंकन पास या डंकन दर्रा स्थित है।
निकोबार द्वीप समूह एवं अंडमान द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम आगे थोड़ा सा और बात करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारी पहली बात। जैसे यदि हम बात करें और इससे आगे की बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप क्या है? तो बैरन द्वीप जो है भारत एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है ये, सक्रिय ज्वालामुखी। और इसमें जो प्रथम उद्गार हुआ था, प्रथम उद्गार वो हुआ था 1787 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा यहीं पर आता है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप जो है ये है आपका सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, उदाहरण है। ठीक है, भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो है आपका नारकोंडम द्वीप। भारत में ये जो हैं वो ज्वालामुखी द्वीप हैं, जिसमें से पहला है बैरन द्वीप। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान के समीप स्थित है। यह भारत एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां से कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट क्या है? तो कोको स्ट्रेट जो है भारत का मतलब है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल या अंडमान निकोबार द्वीप तथा कोको द्वीप, कोको द्वीप। और एक किसके अधीन है? म्यांमार के मध्य जलीय सीमा बनाता है। ये जलीय सीमा बनाता है। अगला जो आता है आपका वो आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो 10 डिग्री चैनल है आपका अंडमान, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, को अलग करता है। या ये भी कह सकते हो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो कहां से गुजरती है? अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं उनके मध्य से गुजरती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है आपका डंकन पास, डंकन पास या डंकन दर्रा। ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान, अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य, लघु अंडमान
के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। आगे इससे संबंधित अगर हम और बात करें, ये समझ में आया होगा आपका। बैरन द्वीप भारत एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रथम उद्गार 1787 में हुआ था। नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। कोको स्टेट भारत, अर्थात लैंडफॉल भी कह सकते हो, अर्थात अंडमान निकोबार भी कह सकते हो, इसके और म्यांमार के अधीन कोको द्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। डंकन पास या डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है। अगला जो है वो है आपका कि यहीं पर अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियां, द्वीप समूह की प्रमुख चोटियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियों की बात करें, प्रमुख चोटियां, तो ये जो चोटियां हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है हमारी जैसे माउंट सैडल, या इसको सैडल पीक भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। अगला जो है वो है आपका माउंट डियोवेली, माउंट डियोवेली, और ये कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान जो द्वीप है वहां स्थित है माउंट डियोवेली। माउंट डियोवेली की जो ऊंचाई है वो है 515 मीटर, और ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी मध्य अंडमान में, अंडमान में स्थित है। अगली जो बात आती है इससे संबंधित वो आती है कि और चोटियां जो हैं वो है माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो, और माउंट कोयोबी की ऊंचाई है 460 मीटर, और ये जो स्थित है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दूसरी है माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, और माउंट हैरियट की जो ऊंचाई है वो है 383 मीटर, और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपकी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगली जो चोटी है वो आती है आपकी माउंट धुलियर, या इसी को हम थुलियर भी कहते हैं, थुलियर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 642 मीटर, और कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। इससे संबंधित एक बात और निकल करके आती है। मीना भानु जी किस बात की बात कर रहे हैं कि कौन से अंडमान पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए, क्या बात पूछना चाह रहे हैं आप? नेक्स्ट जो बात है द्वीपों के नाम में परिवर्तन, द्वीपों के नाम में परिवर्तन, परिवर्तन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2018 में कुछ द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया। वो द्वीपों के कौन कौन से हैं जिनके नाम में परिवर्तन किया गया? तो पहला है आपका रोस द्वीप, रोस द्वीप, और रोस द्वीप का नाम बदल करके कर दिया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगला है नील द्वीप, नील द्वीप, और नील द्वीप का नाम बदल करके कर दिया शहीद द्वीप, ठीक है।
तो इस तरीके से ये कुछ नामों में भी परिवर्तन किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगली जो हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसका विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार। तो इसका जो विस्तार है, जैसे अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करें कि इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है ये। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें कि इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है इसका 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। यहां पर यदि और थोड़ी सी बात की जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसको मरकत द्वीप, मरकत द्वीप या इसी को एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है, एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है, द्वीप भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो इससे संबंधित हमारी ये कुछ बातें थी। यहां पर एक चीज और देखना चाहो तो देख लो कि भारत में, हमारे भारत में 4 समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सॉरी नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें से 2 राष्ट्रीय समुद्री जो उद्यान है वो कहां पर स्थित हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 4 कौन कौन से हैं? एक तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, एक है आपका ज्ञान भारती नेशनल पार्क जो कहां पर है, गुजरात में, रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क जिसको कहते हैं। तीसरा है हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क या महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क। तो यहां पर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित हैं। और वो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक है आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, और दूसरा है आपका रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ये 2 समुद्री पार्क यहां पर स्थित हैं या राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मीना भानु जी, एयरपोर्ट का कोई विशेष द्वीप यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस तरीके से मरीन जो नेशनल पार्क हैं या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हमारे 2 यहां पर स्थित हैं। तो इस तरीके से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका। आप चाहो तो एक बार इसको रिवाइज और कर सकते हैं हम लोग। यहां पर आप एक चीज और लिख लो, नील द्वीप को शहीद द्वीप बनाया गया, और एक है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। और हैवलॉक द्वीप जो है ये कहां, इसको क्या कहा, नाम दिया गया, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप इसे नाम दिया गया। यदि हम इसको रिवाइज करना चाहें एक बार,
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जैसे ये हमारा कोको द्वीप है, ये किसके अधीन है? म्यांमार के अधीन। ये हमारा लैंडफॉल द्वीप है जो उत्तरी, सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक या माउंट सैडल स्थित है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान पर माउंट डेवली स्थित है और इसका ऊंचाई है 515 मीटर। यहीं पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड भी कहते हैं, और ये भारत एवं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप, और ये भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद आपका दक्षिणी अंडमान आता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर यहीं पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। और यहीं पर सेल्यूलर जेल भी स्थित है, जिसे काला पानी की सजा पहले कहा जाता था ब्रिटिश काल में। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य एक दर्रा स्थित है जिसे हम डंकन पास या डंकन दर्रा कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डंकन पास निम्नलिखित में से किन द्वीपों के मध्य स्थित है? तो वो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। यहां तक का भाग जो है इसको हम अंडमान द्वीप समूह कहते हैं, और ये नीचे वाला भाग है इसको हम निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग जो करता है वो करता है 10 डिग्री चैनल। ऊपर के भाग को इसे कार निकोबार कहा जाता है, इस बीच वाले भाग को लघु निकोबार कहा जाता है, और दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ग्रेट निकोबार पर ही सबसे हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु, जो कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर इसे हम पिगमेलियन पॉइंट या इसी को हम पार्सन पॉइंट या लाही चिंग भी कहा जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा बिंदु को निम्नलिखित में से कहा जाता है। नंबर 1 पिगमेलियन पॉइंट, नंबर 2 पार्सन पॉइंट, नंबर 3 लाही चिंग, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इस पर, इसी ग्रेट निकोबार पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट थुलियर, और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। फिर ये अगर निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो वो है माउंट थुलियर या माउंट धुलियर। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बैरन द्वीप के बारे में हम बात कर चुके, नारकोंडम द्वीप के बारे में बात कर चुके। कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट जो है वो कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है, या कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, या भारत एवं म्यांमार के मध्य जलीय सीमा बनाती है। क्या? कोको स्ट्रेट। अगली जो बात है 10 डिग्री चैनल की हम बात कर चुके, डंकन पास की हम बात कर चुके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियां, तो ये माउंट सैडल उत्तरी अंडमान पर, माउंट डेवली मध्य अंडमान पर, माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान पर, और माउंट धुलियर या थुलियर ग्रेट निकोबार पर स्थित है। द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया। 30 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये नामों में परिवर्तन किया गया, और रॉस द्वीप का नाम बदल करके कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदल करके कर दिया शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके कर दिया स्वराज द्वीप। इसी तरीके से इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है ये। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे मरकत द्वीप भी इसी को कहते हैं, एमराल्ड द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है और दूसरा रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह संपन्न हुआ। कल हम जो बात करेंगे, कल एक नया टॉपिक कुछ लेकर के आएंगे, हालांकि थोड़ा सा इसमें लक्षद्वीप समूह और बचा हुआ है। लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे और कोई नया टॉपिक देखो पढ़ेंगे हम।
वो ज्योग्राफी का भी हो सकता है और या वो हिस्ट्री का भी हो सकता है। आप जो पढ़ना चाहें तो मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्या पढ़ना चाहेंगे आप, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। या आपका कोई विशेष चैप्टर हो जिसे पढ़ना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोग, यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो सभी अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारा आपको पता होगा, हम लोगों ने एसएसटी के लिए एक नया एप्लीकेशन पर आपका कोर्स भी लॉन्च किया है और अभी 2-1 दिन में उस पर आप लोगों को कुछ हो सकता है, कुछ समस्या हो तो उसमें हम कुछ ऑफर भी लेकर के आने वाले हैं 1-2 दिन में, तो आप उस समय देख सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए कल 6 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इस क्लास का आप लाभ उठा सकें। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आने के लिए सभी को धन्यवाद। कल मिलेंगे इसी समय 6 से लेकर के 8 के मध्य।